गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का पाठ 5 मानचित्र इसको पढ़ेंगे, जो रीट की एग्ज़ाम के लिए ये भी महत्वपूर्ण पाठ है और क्रमबद्ध तरीके से हम पढ़ते जा रहे हैं। मानचित्र की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? जब मनुष्य को पृथ्वी के बारे में सामान्य जानकारी हो गई, तब क्षेत्र संबंधी उसके ज्ञान का विस्तार होने लगा। अपने परिवेश मतलब वातावरण और देश से निकलकर दूसरे देश परिवेश में जाना प्रारंभ किया, माने अपनी जगह से दूसरी जगह जाना शुरू किया। वह कभी कभी रास्ता भटक जाता था। रास्ता भटकने के कारण से इसकी शुरुआत होती है। प्रारंभ में वह दिन में सूर्य के माध्यम से एवं रात्रि में तारों के माध्यम से दिशाओं की जानकारी प्राप्त करता था। जब मनुष्य व्यापार व अन्य कारणों से देश परिवेश से बाहर जाने लगा, तो रास्ता भटके नहीं और स्थान की सही जानकारी हो। माने एक तो वो रास्ता ना भटके और एक स्थान की सही जानकारी हो जहाँ पहुँचना है। उचित मार्ग का अनुसरण कर सके, उचित रास्ता दूसरों को बता सके, सही रास्ता दूसरों को बता सके। इस हेतु प्रारंभ में उसने बिना मापनी जमीन या दीवार पर नक्शा माने रेखाचित्र या खाका बनाना प्रारंभ किया। उस समय बनाए गए नक्शों में कई तरह की व्यवहारिक समस्याओं के कारण मानव बाद में मापने के आधार पर कागज पर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मानचित्र बनाने लगा। अब माप करके और वो मानचित्र बनाने लगता है, ताकि अपनी आवश्यकता या सुविधा के अनुसार कभी भी उसका उपयोग कर सके। माने ज़मीन को कितने सेंटीमीटर को लेकर के कितना किलोमीटर किया, तो ये मापने लग गया था। मानचित्र का विकास के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये इसमें क्या है, क्या सोच सकते हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि मानचित्रों का वर्तमान स्वरूप किस प्रकार हमारे सामने आया और उसके पीछे की लंबी कहानी क्या है? पुरातन मतलब पुरातन काल में जो मानचित्र बनाए जाते थे वे आज के मानचित्रों के जैसे नहीं होते थे, बल्कि वे केवल रेखा चित्र थे जिनमें किसी भूभाग का वर्णन चित्रों के माध्यम से होता था। इन मानचित्रों की मापनी नहीं होती थी, मापा नहीं जाता था। कितनी दूरी पे क्या है वो नहीं मापा जाता था। आज से लगभग 3000 वर्षों से भी पहले मिस्र निवासियों ने सर्वप्रथम उपयोगी मानचित्र बनाए। अब बात यहाँ ये आती है कि सबसे पहले मानचित्र किस देश के लोगों ने बनाया, किन्होंने बनाया? तो मिस्र वासियों ने बनाए, जिसमें नील नदी के आसपास के खेतों को दर्शाया गया था, दिखाया गया था मानचित्र में। मानचित्र बनाने की कला का धीरे धीरे विकास हुआ, जिसमें सर्वप्रथम प्राचीन यूनान के भूगोलवेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। हेकेटियस ने अपना मानचित्र ईसा पूर्व 5वीं या 6वीं शताब्दी में तैयार किया था, जो कि भूमध्य सागर के समीप के निवासी थे। और यह घटना उस समय की है जब पृथ्वी को गोलाभ नहीं माना जाता था, बल्कि एक वृत्त के रूप में माना जाता था। इस वृत्त के केंद्र में ग्रीस को दिखाया गया था और इस समय संसार को केवल 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और अफ्रीका में बांटा जाता था। एशिया की जानकारी केवल सिंधु नदी के पश्चिम तक की थी। ग्रीक राज्य के पतन के बाद रोमन राज्य का उदय हुआ और इसी समय के महान भूगोलवेता टोलेमी ने यूरोप एवं संसार के ऐसे मानचित्रों की रचना की जिसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं को भी दर्शाया गया था। बात करते हैं आगे। दूसरी सदी में जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, तब यूरोप में अंधकार युग की शुरुआत हो गई और इस काल में मानचित्र कला का विकास नहीं हुआ। विकास पुनः 13वीं शताब्दी के पश्चात हुआ, जब यूरोप में समुद्री यात्राओं के लिए सही दिशाओं की जानकारी की आवश्यकता हुई और इसी समय ग्लोब का निर्माण भी हुआ। इस समय मार्को पोलो, कोलंबस, वास्को डी गामा, ये तो आप जानते हैं वास्को डी गामा भारत में कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था, राजा जैमोरिन से भेंट की थी। तो आगे देखते हैं। मैगलीन एवं कैप्टन कुक ने लंबी यात्राएं की और उस समय के महाद्वीपों एवं महानगरों के ज्ञान को आगे बढ़ाया। इस दौरान यूरोप में 16वीं शताब्दी में प्रिंटिंग
मशीन का आविष्कार होता है। ये भी आप ध्यान रखना है कि 16वीं शताब्दी में प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हो जाता है और मानचित्रों का निर्माण आसान हो गया। प्रिंटिंग प्रेस के बाद में इनका निर्माण आसान एवं सरल हो गया। इस प्रकार समुद्री यात्राओं के कारण मानचित्र कला का विकास हुआ। ये बड़ी बात है यहाँ कि समुद्री यात्राओं के कारण से मानचित्र का विकास हुआ था कि ताकि समुद्र में वो रास्ता ना भटक सकें। अब मानचित्र की बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी आती हैं उन पर चर्चा करते हैं। पहली विशेषता है मानचित्र में दूरी, दिशा, आकार, आकृति को धरातल सतह पर प्रदर्शित किया जा सकता है। मानी इस तरीके से बना करके फिर उसके ऊपर प्रदर्शित किया जा सकता है। मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के मध्य दूरी का पता लगाना भी आसान होता है। मानचित्र पर भाई एक जगह से दूसरी जगह के बीच में दूरी कितनी है तो उसको भी मापने के माध्यम से हम अनुमान लगा सकते हैं। दूरी के साथ साथ मानचित्र पर किसी स्थान विशेष की दिशा भी ज्ञात की जा सकती है कि ये जगह है किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। मानचित्र पर उत्तर दिशा एक तीर के द्वारा तथा एन लिख करके इंगित की जाती है और तीर का ऊपरी सिरा उत्तर दिशा तथा उसका विपरीत सिरा दक्षिण दिशा को इंगित करता है मानी बताता है। हम बात करें इस प्रकार से कि मानचित्र के सबसे ऊपर इस प्रकार का तीरा लगा रहता है, तो ये जो तीरा रहता है ये उत्तर दिशा की तरफ लगा रहता है और ये दूसरा दक्षिण की तरफ अपने आप ही हो गया। इसके विपरीत दिशा के कारण मानचित्र पृथ्वी के एक भाग को छोटे आकार में प्रदर्शित करता है। बहुत बड़ी पृथ्वी को छोटे से आकार में प्रदर्शित कर देता है, दिखा देता है। मानचित्र निर्माण में पैमाने का उपयोग भी किया जाता है, मापने का उपयोग किया जाता है, कितनी किलोमीटर का कितना क्या माना जाता है। मानचित्रों में रूढ़ चिन्हों का उपयोग भी किया जाता है। बात करते हैं, ये एक नई बात हो रही है यहाँ। क्या आप जानते हैं मानचित्र पर दो स्थानों के मध्य दूरी तथा उन्हीं दो स्थानों के मध्य धरातल पर वास्तविक दूरी के अनुपात को पैमाना या मापनी कहते हैं। दो स्थानों की दूरी को मापनी या पैमाना कहलाता है। जैसे यदि धरातल पर दो स्थानों के मध्य दूरी 10 किलोमीटर है और मानचित्र पर इसे 1 सेंटीमीटर दर्शाया गया है तो इस प्रकार मानचित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर हुआ। अब बात करते हैं ये आपके मानचित्र में एक किस प्रकार से कौन सी दिशा दिखाई देगी, तो ये है उत्तर दिशा और ये इसके ठीक विपरीत दिशा में दक्षिण दिशा और ये हो जाता है पूर्व सूर्योदय वाली दिशा और ये पश्चिम सूर्य अस्त की दिशा। बात करते हैं अब इसके बारे में दिशा एवं कंपास के बारे में। तो दिशा ज्ञात करने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसे दिशा सूचक यंत्र, दिग सूचक यंत्र, दिग मतलब होता है दिशा सूचक यंत्र या कंपास कहा जाता है। इस यंत्र में एक चुंबकीय सुई लगी होती है जो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा को बताती है। माने इसमें इस यंत्र के बीच में एक चुंबकीय सुई होती है जो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा को बताती है। हम जानते हैं कि जो मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम होती हैं। इन 4 दिशाओं के मध्य पाई जाने वाली दिशाएं उत्तर पूर्व। अब हम यहीं इस मानचित्र में देख लेते हैं, ये तो प्रमुख दिशाएं हो गई 4 और उत्तर और पूर्व के मध्य उत्तर पूर्व है और पूर्व और दक्षिण के मध्य की जो दिशा है उसको हम दक्षिण पूर्व मान लेते हैं और पश्चिम तथा दक्षिण के मध्य दक्षिण पश्चिम मान लेते हैं और पश्चिम और उत्तर को हम उत्तर पश्चिम के रूप में जानते हैं। तो ये हुआ दिशाओं के बारे में। अब बात करते हैं कि प्रमुख रूढ़ चिन्ह उसमें जो मानचित्र में दिए जाते हैं वो क्या होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के किसी भाग को छोटे रूप में मानचित्र के द्वारा धरातल, समतल, पटल पर दर्शाते हैं। भूभाग की सभी विशेषताओं को दर्शाने के लिए मानचित्र के समतल पटल पर पर्याप्त स्थान नहीं होता है। इस हेतु विभिन्न विशेषताओं को दर्शाने के लिए विभिन्न रूढ़ चिन्हों या प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रतीक चिन्ह मानचित्रों पर कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान कर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के आधार पर सभी देशों में एक समान प्रतीक चिन्ह का उपयोग होता है। एक समान प्रतीक चिन्ह होने के कारण से यह लाभ है कि यदि किसी देश की भाषा हम नहीं जानते तब भी ऐसी स्थिति में हम उन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से उस देश के मानचित्र का अध्ययन हम कर सकते हैं। कुछ परंपरागत रूढ़ी चिन्हों की जानकारी भाई आगे जो प्रश्न दिया जाएगा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आगामी प्रश्न पर ये बता रहे हैं, ये देंगे और यहाँ हम देखेंगे इनको। रूढ़ चिन्हों की तरह ही विभिन्न रंगों का प्रयोग करके पृथ्वी के विभिन्न भूभागों को मानचित्र पर दर्शाया जाता है। ये रंग भी मानचित्र अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामान्यतः नदी, नाले, समुद्र आदि जलाशयों को नीले रंग
से दर्शाया जाता है, पर्वतों को भूरे रंग से दर्शाया जाता है, पठारों को पीले रंग से और मैदानों को हरे रंग से दर्शाया जाता है। आइए चर्चा करते हैं इन चिन्हों पर कि कौन कौन से चिन्ह जो किन किन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। रूढ़ चिन्हों की चर्चा हम करते हैं। हम यहाँ चर्चा करते हैं जैसे रेल लाइन है या बड़ी लाइन है, मीटर लाइन है, रेलवे है, तो इनके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह के चिन्हों का हम उपयोग करते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि भाई ये यहाँ रेल लाइन हमें मिल जाएगी। अगर सड़कें हैं और ये पक्की कच्ची, तो सड़क के लिए और कच्ची पक्की सड़कों के लिए इस प्रकार से, कच्ची सड़क के लिए इस प्रकार के चिन्ह उसमें रख देते हैं। सीमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राज्य सीमा, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए इस प्रकार का रहता है और राज्य सीमा के लिए छोटा रहता है। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, तो ये नदी के लिए, ये कुएं के लिए, ये तालाब के लिए, ये नहर के लिए और ये पुल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद में मंदिर, गिरजाघर और मस्जिद, छतरी, तो इनके लिए ये मंदिर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गिरजाघर के लिए, ये मस्जिद के लिए और ये छतरी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पोस्ट ऑफिस, हम यहीं देख लेते हैं। पोस्ट ऑफिस के लिए एक शब्द दे दिया जाता है पीओ, और उसके बाद में बताया पोस्ट एंड टेलीग्राफ के लिए पीटीओ लिख दिया जाता है। पुलिस स्टेशन के लिए पीएस लिख दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से कोई बस्ती है और कब्रिस्तान है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये बस्ती के लिए और ये कब्रिस्तान के लिए प्रयोग किया जाता है। पेड़ और घास हैं, ये हमें दिखाने, तो पेड़ों के लिए हम, ये वनों के लिए हम इस प्रकार का चिन्ह देते हैं, और मैदानों पे उगने वाली घास के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो ये देते हैं। ये परंपरागत रूढ़ी चिन्ह जो मानचित्रों में अक्सर पाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चित्र जो बताए गए हैं ये समझ में आए होंगे। आगे बात करते हैं रेखा चित्र, खाका तथा मानचित्र। रेखा चित्र क्या है, जब आप किसी मित्र को पहली बार अपने घर बुलाते हैं तो उसे अपने घर का पता बताने के लिए रेखाओं के माध्यम से कच्चा चित्र बनाते हैं, और जिससे कुछ मुख्य स्थानों को दर्शाते हैं, उसे रेखा चित्र कहते हैं। रेखा चित्र पैमाने के आधार पर ही बनाया जाता है, अतः रेखा चित्र में दूरियां एवं दिशाएं सही रूप में नहीं दर्शाई जाती, जबकि मानचित्र में दूरियां एवं दिशाएं संभवतः सही दिशा में ही दर्शाई जाती हैं। जैसे आपका मित्र यहाँ आ रहा है और आप अपना उसको घर है वो ये है बताना चाह रहे हैं, तो आप बताते हैं भाई आप यहाँ से उतर करके थोड़ा सा यहाँ जाएंगे, फिर इस कॉर्नर पर बड़ी सी कोई मंजिल आएगी और बहुमंजिला इमारत मिलेगी, उसके ठीक सामने से कोई सड़क जाएगी, यहाँ बड़ा सा बरगद का पेड़ आएगा, पेड़ के सामने से फिर आप इस रास्ते को बदलोगे, यहाँ से जाके ऐसे, ये आपने बताया। ये क्या था, रेखा चित्र था। इसमें कोई दूरी निश्चित नहीं होती, लेकिन मानचित्र में दूरी निश्चित होती है। बात करते हैं आगे, खाका क्या है। तो खाका किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। खाके में उस क्षेत्र की अधिक जानकारी दर्शाई जाती है, इसे बनाने में अधिक समय नहीं लगता। इस खाके का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर या इससे भी कुछ अधिक होता है। इसका उपयोग सीमित उपयोग होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय भवन का खाका बनाया जाए तो उसमें विभिन्न कमरों की स्थिति एवं उसकी लंबाई एवं चौड़ाई को दर्शाया जाता है। खाका ही छोटा होता है, विद्यालय कमरे हैं उनकी जो कितना चौड़ा है तो वो एक निश्चित वो लगाते हैं सेंटीमीटर के, भाई उसके हिसाब से वो कमरों को दर्शाते हैं। बाहर की जो जगह होती है ग्राउंड, प्ले ग्राउंड जो होता है, उसमें भी एक निश्चित दिशा, निश्चित समय, निश्चित दूरी बता करके और उसको सेंटीमीटर में डिवाइड करके और फिर वो खाका तैयार किया जाता है। बात करते हैं मानचित्र एक कितने प्रकार के होते हैं। यह एक बड़े क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। मानचित्र एक बड़े क्षेत्र को प्रदर्शित करता है जिसमें एक निश्चित पैमाने का उपयोग किया जाता है। मानचित्र दूरी, स्थिति, दिशा, विवरण आदि दर्शाने में काम में लिया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। मानचित्र के कई प्रकार हो सकते हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार से हैं। भौतिक मानचित्र, तो भौतिक मानचित्र में पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक मानचित्र कहा जाता है, जो पृथ्वी या किसी भूभाग को भौतिक रूप की पृथ्वी या किसी भूभाग की भौतिक जानकारी, उसके स्वरूप की जानकारी हमें देता है। हम बात करते हैं भौतिक। भौतिक में क्या क्या चीज़ें आई भाई, पहाड़ हैं, पठार हैं, मैदान हैं, नदियाँ, महासागरों इत्यादि को दर्शाया जाता है। दूसरा मानचित्र का प्रकार आता है राजनीतिक मानचित्र। इसमें क्या दिखाया जाता है, देश, राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। मतलब क्या आया, राजनीतिक मानचित्र में देश, राज्य, नगर, शहर और गांव
तो विश्व के देशों और राज्यों की सीमाओं को बताने के लिए जिस मानचित्र का उपयोग किया जाता है वो होता है हमारा राजनीतिक मानचित्र। तीसरा आता है विषयक मानचित्र, जो मानचित्र किसी वस्तु विशेष की जानकारी प्रदान करता है, जानकारी देता है, उसे विषयक मानचित्र हम कहते हैं। जैसे परिवहन के बारे में, तापमान के बारे में, वर्षण के बारे में, वन उपयोग, जनसंख्या, खनिज आदि के बारे में जो विवरण देता है हम उसे विषयक मानचित्र कहते हैं, या थीमेटिक मानचित्र भी इसी को कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण बात आती है कि थीमेटिक मानचित्र किसे कहा जाता है, तो विषयक मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। मानचित्र का चौथा प्रकार है भूसंपत्ति मानचित्र, इसे कैडस्ट्रल मानचित्र भी कहते हैं, कैडस्ट्रल मानचित्र भी कहते हैं। इस मानचित्र में छोटे क्षेत्रों को बड़ा और विस्तृत दिखाया जाता है ताकि भूमि के उपयोग को जाना जा सके। यह मानचित्र साधारणतः पटवारी के पास होता है। अब बात ये आती है कि पटवारी कौन से मानचित्र का उपयोग करता है, तो भूसंपत्ति मानचित्र, ये इंपॉर्टेंट बात इसमें है। इस मानचित्र में क्या दिया जाता है, इनमें गाँव के खेतों का नक्शा या मानचित्र होता है। इनसे यह पता चलता है कि कौन सी जमीन किसकी है। तो कौन सी जमीन किसकी है ये किससे पता चलता है, भू संपत्ति मानचित्र, और ये साधारणतः गांव के पटवारी के पास यह मानचित्र होता है। बात करते हैं मानचित्र का महत्व क्या है। तो अपन ने अब ये ग्लोब वाला अध्याय नहीं पढ़ा था, तो हम आगे पढ़ लेंगे कि ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में परेशानी होती है, क्योंकि गोल होता है, बड़ा होता है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं ले जाया जा सकता। और इसके अतिरिक्त ग्लोब पर छोटे क्षेत्र जैसे शहर या गाँव को भी दर्शाना कठिन होता है। मानचित्र में हम ये नहीं दर्शा सकते, ग्लोब पे हम ये नहीं दर्शा सकते, मानचित्र में हम ये इसे दिखा सकते हैं। इस तरह की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए मानचित्र एक अच्छा माध्यम है। मानचित्र पृथ्वी का या उसके एक भाग का द्विआयामी चित्र। मानचित्र ग्लोब की भांति पृथ्वी या किसी प्रदेश का प्रतिरूप नहीं, क्योंकि त्रिआयामी वस्तु को द्विआयामी सतह धरातल कागज पर बनाते समय कुछ विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। आकृति, आकार, दिशा में परिवर्तन आने की संभावना रहती है। उदाहरण स्वरूप ग्लोब पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की सतह बढ़ने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है, लेकिन अधिकतर मानचित्रों में उसी अनुपात में अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी नहीं दर्शाई जाती। इस कारण उच्च अक्षांशों वाले देशों की आकृति एवं आकार में परिवर्तन आ जाता है। ग्लोब पर ध्रुव लगभग एक बिंदु के समान होते हैं, किंतु अधिकतर मानचित्रों में ध्रुवों को एक सीधी रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद देखते हैं, फिर भी मानचित्र के कई लाभ हैं। ग्लोब की अपेक्षा इन्हें बनाना आसान होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानचित्र को आसानी से ले जाया जा सकता है। इसमें छोटे गांव, स्थान, शहर आदि को भी आराम से दर्शाया जा सकता है। एटलस विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का एक संकलन होता है जो हमें विस्तार से जानकारी प्रदान करते हैं। इस कारण दैनिक जीवन में मानचित्रों का उपयोग है वो ग्लोब की अपेक्षा अधिक रहता, मानी ग्लोब से ज़्यादा प्रभावशाली क्या है, मानचित्र है। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक्स।